लोकसभा में वक्फ विधेयक को बहुमत से मंजूरी मिल गई है। विधेयक के समर्थन में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने किया मतदान। इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 से 8 घंटों का समय तय किया गया था, लेकिन 12 घंटों से भी ज्यादा चली ये बहस। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल भाजपा के सहयोगी दलों जेडीयू, टीडीपी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, जनसेना और जनता दल सेक्युलर ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया। वहीं विपक्षी दल भी एकजुट रहे और बिल के विरोध में मतदान किया। वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग से पहले सदस्यों की ओर से सुझाए गए संशोधनों पर हुई वोटिंग। सदस्यों की ओर से 100 से ज्यादा संशोधन सुझाए गए थे। कुछ पर ध्वनि मत से हुआ फैसला, तो कुछ सदस्यों ने वोट डिवीजन की मांग की थी, जिन पर वोटिंग के जरिए हुआ फैसला। लोकसभा में वक्फ पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जमकर खरी खरी सुनाई। शाह ने कहा, वक्फ बोर्ड के जरिए वोट बैंक की राजनीति होती रही, जिस पर अब लगाम लगेगी। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस इस दिन को काले दिन के तौर पर याद रखेगी। बीजेपी ने पूरे तरीके से संविधान को रौंद दिया है। उन्होंने कहा, उनकी पार्टी अब इस बिल के मामले में कोर्ट तक जाएगी। लोकसभा से पास होने के बाद आज वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश होगा। राज्यसभा में भी स्थिति सरकार के पक्ष में दिखाई दे रही है। राज्यसभा में फिलहाल 236 सांसद हैं, जिनमें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के 121 सांसद हैं। बहुमत का आंकड़ा 119 का है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ जवाबी टैरिफ की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही अमेरिका से भारत को भी बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, वियतनाम पर 46%, जापान पर 24%, दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे यानी मुक्ति दिवस के रूप में पेश किया। औरंगजेब की कब्र को लेकर जारी विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने छत्रपति शिवाजी को आज का आदर्श बताया। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी और उनके कार्य लोगों और राष्ट्र दोनों के लिए अनुकरणीय है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कल समन्वय बैठक हुई। इस बैठक में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस बैठक में अंबेडकर जयंती की तैयारियों पर चर्चा की गई और यह भी तय किया गया कि बाबा साहेब का नाम लेते वक्त उनका पूरा नाम लिया जाएगा। पीएम मोदी आज से 3 दिनों की थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान पहले 2 दिन वो थाईलैंड में रहेंगे और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद वो श्रीलंका जाएंगे। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात हो सकती है। एक बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक बांग्लादेश ने दोनों नेताओं के बीच बैठक का अनुरोध किया है। बिहार में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा फिर से शुरू हो गई। कल किशनगंज में उनकी यात्रा में बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और कांग्रेस के नेता शामिल हुए। इस पैदल यात्रा में चंपारण युवा सत्याग्रह का बैनर तले जंजीरों में जकड़ा दर्जनों युवा शामिल हुए, जो पेंडिंग सेना भर्ती की मांग कर रहे थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। पटना में इलाज के दौरान आराम नहीं मिलने पर उन्हें एम्स रेफर किया गया। देर शाम उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी करने की नई नीति का ऐलान किया और इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में 2026 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 48,000 चार्जिंग पॉइंट बनाने की भी घोषणा की है। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने बड़े फर्जी फार्मेसी पंजीकरण घोटाले का पर्दाफाश किया है। केजरीवाल सरकार के समय हुए इस घोटाले में पूर्व रजिस्ट्रार समेत 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर हजारों फार्मासिस्टों का अवैध पंजीकरण किया गया। देश में डिजिटल भुगतान के मामले में यूपीआई की लोकप्रियता बनी हुई है। यूपीआई के जरिए लेनदेन की संख्या 2024 की दूसरी छमाही में सालाना आधार पर 42% से बढ़कर 93.23 अरब तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार मात्रा और मूल्य के मामले में 3 यूपीआई मंच फोन पे, गूगल पे और पेटीएम का दबदबा बरकरार है। शिवसेना शिंदे गुट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू को लिखित शिकायत दी है। शिकायत में शिवसेना शिंदे गुट ने कुणाल कामरा को जो पैसे उनके वीडियो के माध्यम से अलग अलग देशों से मिले हैं, उसकी जांच करने को कहा है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है और अब एक नया मोड़ इसमें आया है। पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी पर घर से निकालने का आरोप लगाया है, साथ ही उनसे अपनी जान को खतरा भी बताया। लखनऊ में महेश नाम के एक युवक ने मोबाइल पर वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली। महेश का आरोप है कि वो जिसके घर में खाना बनाने का काम करता था, वहां चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करा, उसे प्रताड़ित किया गया। महेश की पत्नी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में नवीन नाम की एक व्यक्ति ने एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी और उसकी बेटी को भी घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावर महिला की बेटी से प्यार करता था और बेटी के इनकार करने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी फिलहाल फरार है। गुजरात के जामनगर में कल रात करीब 9:30 बजे एयरफोर्स का जगुआर फाइटर क्रैश हो गया। प्लेन ने जामनगर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई, एक गंभीर है। केरल के वायनाड से कर्नाटक के एचडी कोटे में जा रही बस के ड्राइवर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इस दौरान ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और उसने एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी। हादसे में पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे में बस सब में सवार यात्री जो हैं वो सुरक्षित बच गए। बेंगलुरु में एक बड़ा हादसा टल गया जब यात्रियों से भरी बस रेलवे क्रॉसिंग के बीच फंस गई, लेकिन वंदे भारत ट्रेन के ड्राइवर ने पहले ही इसे देख लिया और ट्रेन रोक दी। घटना 1 अप्रैल सुबह 7 बजे के करीब की है। बस के फंसने के बाद उसमें सवार 10 यात्री पहले ही उतर गए थे। यूपी के मथुरा जंक्शन पर ट्रेन के अंदर तलवारबाजी की घटना सामने आई। मथुरा में सचखंड एक्सप्रेस ट्रेन में सीट को लेकर दो पक्षों के विवाद के दौरान एक यात्री ने दूसरे पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तलवारबाजी की घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची है। 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया।